आइए देखिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर कुछ नहीं, बस एक लोन डॉक्यूमेंट है। डॉक्यूमेंट एविडेंसिंग अ लोन, उसको हम क्या बोलते हैं? डिबेंचर बोलते हैं। डिबेंचर आपके लिए लोन है, और जो शेयर्स हैं वो आपके लिए ओनरशिप है। और सिक्योरिटीज इज अ ब्रॉडर टर्म, जिसके अंदर डिबेंचर, शेयर, इक्विटी, प्रेफरेंस सब इंक्लूड करे जाते हैं। आइए देखिए जरा यहाँ पर, ये हमारे पास जो भी नोट्स आपके सामने है, सारा का सारा मैंने किससे बनाया? एनसीईआरटी को बेस रखकर बनाया है। पूरा पूरा एनसीईआरटी को बेस रखकर बनाया है, आपके सामने है। डिबेंचर के डेफिनेशन से शुरुआत कर रहे हैं, और डिबेंचर के डेफिनेशन में क्या क्या चीजें हम लोगों को सीखनी है, उस सब के बारे में विल डिस्कस इन डिटेल। पता चलेगा भी आपको एक एक करके। तो ये कल की क्लास में इस पॉइंट को डिस्कस किया गया था यहाँ पर, तो ये सब आप लोगों के लिए बिल्कुल फ्रेश नया, ऐसे करके। बिफोर आई प्रोसीड फर्दर, मैं आपको बताऊं कि हम लोगों को क्या क्या चीजें डिस्कस करनी है। अब जब मैं आपके साथ ये इशू डिवेंचर लेके चलूंगा, क्या क्या चीजें हैं जिन्हें मैंने आपके साथ डिस्कस करना है, वो देखिए। इशू ऑफ डिवेंचर्स के सिलेबस में मैं अगर आपके साथ डिस्कस करूंगा, नंबर एक, डेफिनेशन जो है वो, क्या आप में से कोई ऐसा है जो अभी भी डेफिनेशन को डेफिनेशन बोलता है? बहुत सारे बच्चे अभी DEFINATION लिखते हैं, डेफिनेशन, बट डिफाइंग द नेशन। डेफिनेशन हो गया एक। नंबर दो, टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स, इसे नोट कर लेना। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स हम पढ़ेंगे। नंबर तीन पढ़ेंगे हम लोग, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। ठीक। नंबर चार पढ़ेंगे, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश, ब्रैकेट में, फ्रॉम रिडम्पशन, रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू। रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है इसको। नंबर पांच, इशू ऑफ डिवेंचर्स एज अ कोलैटरल सिक्योरिटी, ऐसे पढ़ना है। नंबर छह, इशू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश पढ़ना है। और नंबर सात, इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रोमोटर्स, या फिर इशू ऑफ डिवेंचर्स टू प्रोमोटर्स एंड अंडर राइटर्स, ये हमने पिछले चैप्टर में ही पढ़ा था। प्रोमोटर्स एंड अंडर राइटर्स, ऐसे करके। नंबर आठ, ये करने के बाद, प्रोमोटर्स और अंडर राइटर्स को देने के बाद, फिर हम आगे चलेंगे, और इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, ये सारी की सारी चीजें हमें पढ़नी है, किसके साथ? इशू ऑफ डिवेंचर के साथ। ठीक है, डेफिनेशन हो गया, टाइप्स ऑफ, डेफिनेशन और टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स जो मैं आज आपको डॉक्यूमेंट दिखाऊंगा उसमें दिखेगा। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, एक फ्लो चार्ट हम और बनाएंगे, तब हम उसको लेके चलेंगे। ये सारा का सारा हमारा एजेंडा रहेगा, 3 या 4 क्लासेस में खत्म हो जाएगा। वंस दैट इशू ऑफ डिवेंचर इज ओवर, आई स्टॉप द सिलेबस। फिर जिसको जो पढ़ना है शुरू से, फंडामेंटल रिवाइज करना, रिटायरमेंट रिवाइज करना, डिसोल्यूशन रिवाइज करना, कैश फ्लो रिवाइज करना, रेशियो रिवाइज करना, वट एवर यू वांट टू रिवाइज, रिवाइज। मेरा टारगेट यही था कि इशू ऑफ डिवेंचर को आपके एग्जाम से पहले पूरा कर दूं, क्योंकि उसके बाद सभी के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, और एवरीबडी इज गोइंग टू बी बिजी। और सितंबर का पूरा महीना एग्जाम में निकल जाता है। आई विल नॉट क्लोज माई बुक क्लास हियर, आई विल बी हियर। आप अपने अपने टाइम के हिसाब से, अवेलेबिलिटी के हिसाब से आएंगे, और उनको रिवाइज करते चले जाएंगे। ठीक है, हो गया, कर लें? चलिए, अब देखें जरा, ये हो गया, नोट कर लिया। ये इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, दिस इज इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स, है ना? और रिवीजन जब मैं लेके चलूंगा, मैंने आपको कहा था, आई विल नॉट रिवाइज थर्ड बुक, मैं सिर्फ फर्स्ट बुक और सेकंड बुक रिवाइज करूंगा। थर्ड बुक तो ताजी ताजी होती है, उसको रिवाइज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मतलब अक्टूबर के बाद मैं रिवीजन शुरू करूंगा, नवंबर से। नवंबर की रिवीजन में मैं स्टार्ट करूंगा फंडामेंटल से रिवीजन। ये आप बोलेंगे तो इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ डिवेंचर पहले रिवाइज कर दूंगा, फर्स्ट और सेकंड बुक रिवाइज करूंगा मैं।
और वो भी उसमें उसमें जो इंजेक्शन लगेंगे वो सीयूटी वाले इंजेक्शन भी लगेंगे, क्योंकि जो थर्ड बुक में रिवाइज कर रहा हूँ, थर्ड बुक में कराऊंगा ना, वो सीयूटी को मिला के होगी, उसमें मैं कुछ अलग से नहीं करूंगा। वो जो इंटेंसिटी होगी दैट विल कवर द सीयूटी ऑटोमेटिकली। और जो बाकी किताबें हैं वाली दोनों, उनमें मैंने अभी अभी जो होता है ना लेवल, वो नहीं पढ़ा है अभी मैं। अभी जो मैंने कराया आपको वो साधारण था, बिल्कुल ऑर्डिनरी था। लेवल तो मैंने अभी टच करा ही नहीं है ना। अंदर से लोगों की आवाज आ रही होगी, लेवल नहीं टच करो तो क्या था। अभी पता चलेगा रिवीजन में क्या होता है लेवल टच करना। ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई करवा रहा हूँ आप लोगों को, बट मेरे हिसाब से अ स्टूडेंट इन क्लास 12 मस्ट बी नोइंग ऑल सच स्टफ, और एक सॉलिड फाउंडेशन के साथ जाएं आगे। आइए देखते हैं। यहां से शुरुआत कर रहे हैं इशू ऑफ डिबेंचर्स की डेफिनेशन, जैसे बता ही रही है आपके सामने कि लेटिन वर्ड से निकल कर आया है ये शब्द, डेबेरे बोलते हैं उसको, और डेबेरे से बना है क्या, डिबेंचर्स। अब ये लेटिन वर्ड क्यों पढ़ रहे हैं, सीयूटी में ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं कि वर्ड डिबेंचर इज डिराइव्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ऐसे करके बन जाता है, कई बार बनाने वाली बात होती है। ठीक है। एक रिटर्न डॉक्यूमेंट होता है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट जो कि क्या कर रहा है, एक रिटर्न डॉक्यूमेंट है और क्या कर रहा है रिटर्न डॉक्यूमेंट है, एक्नॉलेजिंग द डेट अंडर द कॉमन सील ऑफ अ कंपनी। तो मैंने आपको बताया था फीचर्स ऑफ अ कंपनी में, हर कंपनी की क्या होती है, कॉमन सील होती है, ठप्पा होता है, स्टैंप होती है। कंपनी इज गोइंग टू गेट एंटर इनटू द एग्रीमेंट विद एनी अदर कंपनी, जो कंपनी का सिग्नेचर होता है ठप्पा, वो ठप्पा लगेगा, फिर साइन होगा उस पर। साइन होगा ऑथराइज सिग्नेचर ही, वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो सकता है, वो सीईओ हो सकता है, सीएफओ हो सकता है। आपने देखा होगा, लाइक लाइक इंडिया एंड रशिया इज गेट एंटर इनटू डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स। तो कई बार तो क्या होता है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर साइन करता है, डिफेंस डील होगी तो मिनिस्टर ऑफ डिफेंस साइन करता है। प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट तो कभी साइन ही नहीं करता किसी डील पे, देखा आप लोगों ने, प्रेसिडेंट साइन नहीं करते थे। हद से प्राइम मिनिस्टर साइन कर जाए उस पर्टिकुलर एक्ट के लिए, उस पर्टिकुलर ट्रीटी के लिए। किस रैंक का बंदा चाहिए, कुछ ट्रीटी जो होती है वो लाइक लेफ्टिनेंट कर्नल और लेफ्टिनेंट जनरल और लेफ्टिनेंट जनरल के बीच में होती हैं साइन। अगर आपको ध्यान होगा 1971 की पाकिस्तान की जो सरेंडर हुआ था, ध्यान है आपको, पाकिस्तान का सरेंडर याद है किसी को, नहीं पता, देखा था किसी ने, बहुत सारी मूवीज बनी, सब कुछ बना उस पे। उस सरेंडर वाले जो डॉक्यूमेंट हुआ था, उसमें देखिए किस किस के सिग्नेचर, वहां दो लोग बैठ रहे हैं, उसमें आप देखेंगे पाकिस्तान बहुत ही फेमस तस्वीर है वाली। ये देखो ये वाली तस्वीर, ये अगर आप ब्रह्मपुत्र मार्केट के पास जाएंगे तो ये तस्वीर आपको दिखेगी, ये वाली तस्वीर, ये वाली, दिस, ये वाली तस्वीर देख सकते हैं, कितनी बड़ी है तस्वीर। इनमें से लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह है ये रिबेरो हुआ करते थे। और ये वाला जो बंदा जनरल जे के अरोड़ा है, जनरल नियाजी हैं, और एक ये एडवोकेट हुआ करते थे। तो देखो ये सरेंडर का डॉक्यूमेंट है, इस सरेंडर के डॉक्यूमेंट को कौन साइन कर रहा है, ये लेफ्टिनेंट जनरल जे नियाजी थे, पाकिस्तानी आर्मी के ईस्टर्न एरिया के कोर कमांडर। और ये जनरल जनरल अरोड़ा, अरोड़ा AURO अरोड़ा थे, ये वो थे। इन दोनों को मिलकर इन्होंने साइन करा, इन्होंने साइन करा, दे सरेंडर 90,000 सोल्जर्स। इस पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी में सबसे की रोल जो था इन भाई साहब का था, इनका, लेफ्टिनेंट जनरल सगत सिंह। ही डिसोवेड द ऑर्डर ऑफ जनरल अरोरा, और ऑर्डर डिसोवे करने के बाद जाके तब जाके कैप्चर कर पाए थे ढाका को। और ये जो थे ये, ही प्लेड अ वॉर गेम विद हिम, मेजर जनरल रैंक के बंदे हैं, वॉर गेम खेला था इनके साथ। ये बाकी एयरफोर्स के, नेवी के नेवी के भी शिप तैयारी में बैठे थे, और बाकी इनके साथ के लोग हैं। तो जो साइन हो रहा है डॉक्यूमेंट, वो इक्विवेलेंट रैंक के लोगों के बीच में साइन होता है। प्रेसिडेंट टू प्रेसिडेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर टू प्राइम मिनिस्टर होगा, एक्सटर्नल मिनिस्टर टू एक्सटर्नल मिनिस्टर होगा, वैसा करके। वही हम बात यहाँ पर कर रहे हैं, किसकी, इसकी बात कर रहे हैं। तो कॉमन सील के अंदर जो डॉक्यूमेंट इशू हो गया, वो CFO भी हो सकता है, CEO भी हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर भी हो सकता है, कंपनी सेक्रेटरी भी हो सकता है। द पर्सन इज ऑथराइज टू इशू डिबेंचर्स ऑन बिहाफ ऑफ अ कंपनी, कंपनी की सील लगेगी, उसका साइन हो जाएगा, ऐसा करके चलता है। सेक्शन 230, ये सेक्शन ध्यान रखने हैं, CUT के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे मैंने हर डॉक्यूमेंट में सेक्शन मेंशन करें, तो बिलीव मी, वो लड़की नहीं, तुम्हारे पास तो मैंने टॉपर को इनवाइट ही नहीं करा था ना, वो तो मैंने मंडे वेडनेसडे वाले बैच में इनवाइट करा था, है ना। हाँ इशिता को, तुम्हारे बैच में एक और टॉपर को इनवाइट करूंगा जो 100 लाया था अभी सितंबर के महीने में। तो और CUT में भी काफी अच्छा स्कोर किया था उस बच्चे ने। डिबेंचर, इन्वेंट्री, बॉन्ड्स और कोई भी और सिक्योरिटी होती है उसको डिबेंचर की कैटेगरी में इन्वॉल्व किया जाता है।
जिसकी भी फीचर्स, जिसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स मैच होंगी वो वाली। ठीक है। अब यहाँ पर पता क्या हो रहा है, यहाँ पर ना बॉन्ड एक टर्म निकल कर आ रही है, बॉन्ड। अभी बॉन्ड और डिबेंचर में क्या डिफरेंस होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, जरा समझना ध्यान से। ठीक है। एक टर्म होती है जिसे हम कहते हैं क्या, कूपन रेट। क्या कहते हैं उसको, कूपन रेट। कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज कूपन? आपके स्कूलों में विंटर कार्निवल होते हैं विंटर कार्निवल। विंटर कार्निवल के कूपन यानी कि टिकट मिलते हैं, राफेल टिकट्स बोलते हैं उनको। ठीक है। और राफेल वाला टिकट नहीं, वो नहीं, राफेल टिकट, जिनसे आपकी क्या होती है, आपके स्कूल की प्रीमाइसेस में एंट्री होती है। वो भी टिकट भी होता है महंगा, काफी महंगा रखते हैं स्कूल वाले। पहले तो एंट्री कर लेंगे, फिर एंट्री करने के बाद वो कूपन होता है ना, जो उसको आपको क्या करना होता है, एक उन्होंने बड़ा सा लकी ड्रॉ वाला उसके अंदर डाल देते हैं, ड्रम में डाल देते हैं। फिर आप खाना, जो भी खाना वाना खरीदना है, जैसा करना है, जो भी करना है, राइड वाइड करनी है वो करिएगा। और जब प्रोग्राम कैंसिल खत्म होने वाला होता है लास्ट में, तब एक लकी और ड्रॉ निकाला जाता है। उस ड्रम के अंदर से किसी छोटे बच्चे को हाथ डाल के 4 5 10 पर्चियां निकाली जाती है, उनमें से क्या होते हैं, वो ड्रॉ अलॉट होते हैं, वो पर्ची का नंबर पे नाम के साथ देखोगे ना आप लोगों को, आपका नाम लिखवा के और वो पर्ची आपको दी जाती है। और वो फिर आपको लकी ड्रॉ में अगर आपका नंबर आ गया, जैसे हमारे यहाँ होता था, एक को रेफ्रिजरेटर मिला, एक बच्चे को, एक को मतलब एक बड़ा 55 इंच का टीवी मिला, एक को, इस तरह के प्राइजेस मिलते हैं वहां पर। वॉशिंग मशीन। ठीक है। एक लड़के को वॉशिंग मशीन मिल गई, मैंने कहा तेरी तो गृहस्थी की तैयारी होगी भाई, वॉशिंग मशीन आ गई है। ऐसा भी होता है कई बार। ठीक है। तो कूपन रेट होता है। अब जो डिवेंचर होता है, डिवेंचर वहीं बैठ जाना। डिवेंचर जो होता है, दैट इज प्रीफिक्स्ड विद अ कूपन रेट। जैसे 6%, 10%, 8%, 12% ऐसा लगता है साथ में। तो ये जो जो हम बोल रहे हैं ना, ये हम बोल रहे हैं 6%, 8%, 10%, 12%। ये पता है क्या, ये कूपन रेट है। मतलब इन डिबेंचर पे इतना रेट तो मिलेगा ही मिलेगा, इतना रेट इंटरेस्ट मिलेगा। डिबेंचर इज अ लोन, इंटरेस्ट तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा कंपनी को। ये कंपनी ने लिख रखा होता है, कूपन रेट बोलते हैं। क्या होता है कि देर आर सर्टेन डिबेंचर्स जिन पे कूपन रेट होता ही नहीं है जनरली। ऐसे जो डिबेंचर्स होते हैं, इन्हें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या भारत सरकार या कोई स्टेट गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट, हिमाचल गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट इशू करती है। ठीक है जी। इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है बॉन्ड। ठीक है। ये जेम्स बॉन्ड वाले बॉन्ड नहीं है, इनको बॉन्ड बोला जाता है। बॉन्ड के साथ क्या खास बात होती है, दे हैव दे हैव नो कूपन रेट, नो कूपन रेट प्रीफिक्स्ड। कोई कूपन रेट इनके साथ फिक्स नहीं होता है। तो फिर इन पे इंटरेस्ट कैसे मिलेगा? तो जैसे आरबीआई का बॉन्ड है, मान लो मैंने बोला क्या, आरबीआई बॉन्ड है। ये आरबीआई का जो बॉन्ड होता है, ₹25,000 के मल्टीपल में इशू होता है। 25,000, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, ऐसे आरबीआई के बॉन्ड इशू होते हैं। ठीक है। कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन इट इज इशूड एट डिस्काउंट। किस पे इशू किया जाता है इनको, डिस्काउंट पे। से मैं बोलूँ क्या कि ₹22,000 पे इसको इशू कर दिया, तो डिस्काउंट पे इशू हुआ ये 25,000 का फेस वैल्यू का डिबेंचर। ये बॉन्ड आपने कितने में इशू किया, 22,000 में इशू किया। ठीक है जी। डिस्काउंट, इशूड एट डिस्काउंट। एंड रिडीमेबल, रिडीमेबल, रिडीमेबल मतलब इसकी पेमेंट जो वापस करेगी सरकार 1 साल, 1.5 साल के बाद, शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं जनरली ये। इनका पैसा जब सरकार वापस करेगी आपको, तो क्या करेगी, रिडीमेबल एट फेस वैल्यू। फेस वैल्यू कितनी थी इसकी, ₹25,000 थी। ठीक है। मतलब जब आपसे पैसे लिए गए तो 22,000 लिए गए, जब आपको पैसा वापस करा तो 25,000 वापस करा। आपको फायदा हुआ या नुकसान हुआ? फायदा हुआ। कितने का फायदा हुआ, 3,000 का फायदा हुआ। ये जो 3,000 रुपया जो था, डिफरेंस जो था इसका, इसको बोला जाता है क्या, नोशनल इंटरेस्ट। क्या बोलते हैं इसको, नोशनल इंटरेस्ट। ठीक है। एक बच्चा बोला नेशनल इंटरेस्ट क्योंकि आरबीआई इशू कर रही है, बिल्कुल नहीं। नोशनल इंटरेस्ट, आभासी, मतलब इंटरेस्ट की फॉर्म में है लेकिन इंटरेस्ट के जैसा नहीं है, नोशनल इंटरेस्ट बोला जाता है। कि जब आप किसी से लोन लेंगे तो इंटरेस्ट देना ही पड़ेगा, लोन देने वाले का फायदा क्या, वरना। ठीक है जी। तो ऐसे ऐसे डिवेंचर्स जिनमें रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होता, जो कि किस पे इशू करे जाते हैं, डिस्काउंट पर इशू करे जाते हैं, जिनकी मेच्योरिटी किस पर होती है, पार पे होती है, उनको बोला जाता है क्या, बॉन्ड। ठीक है। इनको एक और नाम से पुकारा जाता है, डीप डिस्काउंट बॉन्ड। डिस्काउंट पे ऑफर करे जा रहे हैं ना, या जीरो कूपन रेट बॉन्ड, क्योंकि कोई कूपन रेट तो है ही नहीं। तो जो बॉन्ड है, तो ये है बॉन्ड, ये है वो वाले बॉन्ड। इट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट एक्नॉलेजिंग अ डेट। इट इज ऑल्सो एन इंस्ट्रूमेंट, क्या कर रहे हैं, एक्नॉलेजिंग अ डेट। ट्रेडिशनली गवर्नमेंट इशू करती है, कौन इशू कर रही है, गवर्नमेंट इशू करती है। बट दीज डेज बॉन्ड्स आर बीइंग इशूड बाय सेमी गवर्नमेंट
एंड नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन एज वेल। टर्म डिबेंचर और बॉन्ड जो है इंटरचेंजेबली यूज करे जाते हैं, लेकिन एक हल्का सा डिफरेंस है क्या, डेट इंस्ट्रूमेंट्स वेयर द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज नॉट स्टेटेड, अभी बताया था, उनको हम बॉन्ड बोलेंगे। डेट इंस्ट्रूमेंट्स वेयर रेट ऑफ इंटरेस्ट इज मेंशन, उनको डिबेंचर बोलेंगे। जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन नहीं होगा वो बॉन्ड बन जाएंगे, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होगा उसे क्या बोलेंगे, डिबेंचर बोलेंगे। अच्छा, ये किस तरह के होते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड एंड जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है, अभी बताया था, ये देखो ये रहा। डीप डिस्काउंट क्या बोलते हैं इसको, डीप डिस्काउंट भी बोलते हैं, डीप डिस्काउंट बॉन्ड भी बोला जाता है इनको। और और क्या बोला जाता है, जीरो कूपन रेट, जीरो कूपन रेट या जीरो कूपन बॉन्ड भी बोला जाता है इनको। ये बॉन्ड का एग्जाम्पल होते हैं। तो ऐसा डिवेंचर जिस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट ना मेंशन हो, जो कि इशू डिस्काउंट पे करे जाएं, जिनकी रिडम्पशन क्या हो, मेच्योरिटी पार पे हो, उनको हम बॉन्ड बोलते हैं। ठीक है जी। आरबीआई की बॉन्ड इसका लाइव एग्जांपल है सबसे बड़ा। फाइनेंशियल मार्केट चैप्टर जब पढ़ेंगे ना, फाइनेंशियल मार्केट, वहां दिखेगा आपको। ट्रेजरी बिल हो गया, कॉल मनी हो गया, है ना, कमर्शियल पेपर हो गया, ट्रेजरी बिल हो गया। पढ़ा है किसी ने फाइनेंशियल मैनेजमेंट चैप्टर बिजनेस स्टडीज में, वो वाला पार्ट। आई थिंक दिस इज फाइन। अच्छा, कोई भी और इंस्ट्रूमेंट, किसी भी और तरह का इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, किसी भी तरह का और इंस्ट्रूमेंट जो बोल रहे हैं क्या, कि इसका इसका एक और एग्जांपल आपके पास क्या दिखा रहा है ये, एक और एग्जांपल आपके पास ये बोल रहा है। अच्छा, यहाँ से यार, एक और एग्जांपल आपके पास है ये, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, पब्लिक डिपॉजिट भी बोलते हैं। ये कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो कि क्या करे, कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो किसको रिप्रेजेंट करे, जो किसी डेट को रिप्रेजेंट करे, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग डिवेंचर की कैटेगरी में रखते हैं। यू प्लेस देम इन द कैटेगरी ऑफ डिवेंचर्स। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे चलते हैं अब। ये डॉक्यूमेंट मिल जाएगा आपको। शेयर और डिवेंचर के बीच में डिफरेंस लेके चल रहे हैं, शेयर और डिवेंचर का डिफरेंस। बचपन में भी पढ़ा होगा आपने, एक चैप्टर पढ़ा होगा ना बचपन में, 11th क्लास में, बिजनेस स्टडीज में, सोर्सेज ऑफ फाइनेंस। सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अंदर क्या टॉपिक था, क्या चाहिए बेटा, पीछे बटर रखी होगी, देख लो, दे दो भाई को, परेशानी। मैं मटका रखा पड़ोस में, तुम फिर भी। ओनरशिप, अगर उस बोतल को आप 3-4 बार पियेंगे तो डोले बन जाएंगे। ठीक है, तुम्हें तो जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अड़ोसन पड़ोसन को पड़ेगी। सॉरी फॉर हर्ट योर फीलिंग्स, है ना, ठीक है, ठीक है। नहीं, उसका तो वो मटका ऑलरेडी बड़ा हुआ है। चलो, ओनरशिप, शेयर रिप्रेजेंट्स ओनरशिप, डिवेंचर एक्नॉलेज अ डेट, रिटर्न, शेयर का रिटर्न जो है उसे डिविडेंड कहा जाता है, डिवेंचर का रिटर्न क्या कहा जाता है, इंटरेस्ट कहा जाता है। और इंटरेस्ट क्या होता है, फिक्स्ड होता है, की फॉर्म में, कूपन रेट की फॉर्म में प्रीफिक्स होता है। रिपेमेंट, ये कभी भी लाइफ टाइम में कंपनी के वापस नहीं करे जाते हैं, अनटिल अनलेस इट इज अ रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स, ये स्पेसिफाइड पीरियड के बाद वापस करे जाते हैं। ठीक है जी। फिर आगे बढ़ते हैं। वोटिंग राइट, शेयर्स को वोटिंग राइट मिलता है, डिबेंचर को वोटिंग राइट नहीं मिलता है। ठीक है जी। सिक्योरिटी, ये जो शेयर्स होते हैं दे आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज, चार्ज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म हियर। ठीक है, अभी हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, हाँ, कोई बात नहीं, चलो थोड़ा थोड़ा तो याद है तुम्हें, बढ़िया, पूरा सफा चट्टाए नहीं हुआ, है ना। अभी जून के महीने में तो पढ़ाया था ये, तब तुम थी नहीं ना, कहाँ गई थी, वियतनाम गई हुई थी ना। अच्छा अच्छा, ठीक, कोई बात। अच्छा नहीं, गई थी वियतनाम, क्योंकि जब मैं इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ाया था, मैंने कुछ सिलेक्टेड बच्चों को गर्मियों की छुट्टियों में ना, तो कोई कहीं कोई कहीं, एक बच्चा तो कहाँ गया वो, कहाँ दिख नहीं रहा मुझे, वो मोगादिशु गया था, मोगादिशु। हाँ, हाँ, जगह का नाम है, कैपिटल है, एक बहुत ही अशांत क्षेत्र है वो, नहीं पता, सोमालिया, उसके दूसरे पड़ोस की कंट्री सोमालिया का, जिस कंट्री के साथ लड़ाई है, और तुम देख लेना, मोगती मैं दिखा नहीं सकता, फालतू की चीज है वो। सिक्योरिटी, ये ना, डिबेंचर सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज, अभी मैं चार्ज का बताऊंगा, चार्ज किसको कहते हैं ना। और डिबेंचर आर जनरली सिक्योर्ड एंड कैरी ए फिक्स्ड और फ्लोटिंग चार्ज। पता है, एक खास एक मजेदार चीज बताऊं, हम जब भी अपने स्कूल के एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, पहले देते थे मतलब 2-3 साल पहले, व्हाट इज मेंट बाय चार्ज, भाई लोग लंबी लंबी 3 महीने को, व्हाट इज मेंट बाय चार्ज एंड गिव एटलीस्ट 2 एग्जांपल्स।
तो हम लिखते थे चार्ज, बच्चा लिखता था चार्ज, चार्ज विच अपियर्स इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एट द टाइम ऑफ फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप। चार्ज क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन। चार्ज क्या होता है? रेंट पेड बाय अ फर्म। चार्ज मतलब ऑल द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, नंबर मिलता था शून्य। चार्ज में जब तक फंडामेंटल का यूज ना हो तब तक चार्ज वो चार्ज नहीं है, चार्ज वो ये वाला चार्ज है, और वहां जीरो आ जाते थे। आप लोगों ने तो चार्ज के नाम पे अभी क्या पढ़ा है? फंडामेंटल में तो पढ़ा है, मैंने एक शीट दी थी उसमें बताया था ना, चार्ज और अप्रोप्रिएशन का डिफरेंस। तो भाई ये वो चार्ज नहीं है। वो चार्ज तब लिखना है आंसर में जब क्वेश्चन एक्सप्लिसिटली बोले कि भाई फंडामेंटल वाला चार्ज क्या है। तो ये चार्ज क्या होता है मैं भी बताऊंगा आपको इस डिफरेंस को पूरा करने के बाद, है ना। इफ यू आर थिंकिंग ऑफ दैट देन माय नेल्स आर क्वाइट ग्रोन अप, हाथ और पैर दोनों के। इधर देखिए, कन्वर्टेबिलिटी। शेयर्स जो होते हैं उन्हें कन्वर्ट नहीं कर सकते डिबेंचर्स, हाँ लेकिन डिबेंचर को कन्वर्ट किया जा सकता है किसमें? शेयर्स में, या न्यू कैटेगरी। जैसे मान लो आपके पास ऑलरेडी डिबेंचर 6% डिबेंचर थे, अब आपने कहा भाई मैं इनकी पेमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, चलो इसको ना क्या करते हैं, इसको नए डिबेंचर में कन्वर्ट कर लो, 12% डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया। भाई पहले 6% इंटरेस्ट के साथ था वो 3 साल के लिए, अब आपने कहा अभी तो दे नहीं पाऊंगा, हमने कहा कोई बात नहीं, तो हम 8% या 10% पे आपको इश्यू कर देते, तो कन्वर्ट हो सकते हैं। दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू नोन अमाउंट ऑफ शेयर्स, इक्विटी में कन्वर्ट कर लो, प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर लो, या क्या कर लो, नई क्लास ऑफ डिबेंचर में कन्वर्ट कर लो। ये पॉसिबिलिटी होती है। अभी बताऊंगा ना मैं, है ना, अभी बताऊंगा क्या होता है फिक्स फ्लोटिंग। ठीक है, इंक्लूड एट अ डिस्काउंट शेयर्स एक्सेप्ट स्वेट इक्विटी, डिस्काउंट पर इशू नहीं होते हैं, लेकिन डिबेंचर्स को क्या कर सकते हैं, पार पे, प्रीमियम पे, डिस्काउंट पे, तीनों पे इशू कर सकते हैं। वैसा चलता है। रिस्क, शेयर होल्डर के पास ज्यादा रिस्क होता है, इनके पास रिस्क कम होता है क्योंकि इनकी एक फिक्स रेट होती है। भाई चाहे तो बॉन्ड में नोशनल इंटरेस्ट मिलेगा आपको, वरना आपको 6 8 10% मिलेगा ही मिलेगा। प्रायोरिटी ऑफ रिपेमेंट, ये डिवेंचर जो होते हैं थर्ड पार्टी माने जाते हैं, आउटसाइडर माने जाते हैं, डिसोल्यूशन याद है, थर्ड पार्टी। सबसे पहले पेमेंट इनकी करनी पड़ती है डिवेंचर वालों की, प्रेफरेंस वालों की पेमेंट करनी पड़ती है, फिर बारी आई तो शेयर होल्डर की पेमेंट करनी पड़ती है। दैट इज द डिफरेंस। ठीक है, भर लो बेटा रंग जिंदगी में अच्छे से भर लो, बढ़िया से, है ना। एक झोपड़ी बनाओ, झोपड़ वाली बनाओ, सब बनाओ, बढ़िया है। अब मैं आ रहा हूँ आपकी तरफ, टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स। टाइप्स ऑफ डिवेंचर्स की बात कर रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो मैंने जो टॉपिक आपके साथ बोले थे डिस्कस करने के लिए, क्या टॉपिक था ये? डेफिनेशन। आप क्या टॉपिक लेके चल रहे हैं? टाइप्स ऑफ डिवेंचर। टाइप्स ऑफ डिवेंचर के अंदर हम पढ़ेंगे चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज और फिक्स चार्ज क्या होता है। हाँ, ये रहा। टाइप्स ऑफ डिवेंचर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, टेन्योर पॉइंट ऑफ व्यू से, मोड ऑफ रिडम्पशन, कूपन रेट, रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। ये मेरा डेफिनेशन डिफरेंस नहीं गिवन है, मेरा क्लासिफिकेशन नहीं है, ये एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन है। आपकी बुक में ये जो टेन्योर है, टेन्योर, टेन्योर को रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हुआ है। आपकी बुक खोल के देखो जरा, आपको डिफरेंट जो फ्लो चार्ट दिख रहा है, क्या पेज नंबर पे फ्लो चार्ट है बताओ? 9.3 में दिख रहा है ना आपको? बट मैं टेक्स्ट बुक आपके टीएस ग्रेवाल के हिसाब से नहीं चलूंगा, मैं एनसीईआरटी के हिसाब से चलूंगा। एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन ये है, दिस इज एनसीईआरटी क्लासिफिकेशन। चाहे तो मैं दिखा सकता हूँ, लेकिन मैंने कल के बैच में दिखा दिया था, आपको नहीं दिखा रहा। एनसीईआरटी का क्लासिफिकेशन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिक्योर्ड या मॉर्गेज डिबेंचर होते हैं, अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स को क्या कहा जाता है? नेक्ड डिबेंचर कहा जाता है ना। हाँ हाँ लिखा है भाई, मैं नहीं बोल रहा, एनसीईआरटी बोल रही है। नंगे पुंगे डिबेंचर्स, उसका मतलब यही नहीं होता है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर को नेक्स्ट डिबेंचर बोला जाता है। इन योर पॉइंट ऑफ व्यू से, रिडीमेबल या इरिडीमेबल? इरिडीमेबल बोलते हैं परपीचुअल, कभी ना खत्म होने वाले, शाश्वत, कभी ना खत्म होने वाले, परपीचुअल डिबेंचर बोला जाता है उनको। ठीक है, रिडम्पशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कन्वर्टेबल डिबेंचर वो जो फुल्ली कन्वर्टेबल हो, वो जो पार्टली कन्वर्टेबल हो। कन्वर्टेबल किसमें? नए डिबेंचर में, इक्विटी शेयर में, प्रेफरेंस शेयर में। नॉन कन्वर्टेबल मतलब, पार्टली कन्वर्टेबल मतलब, जैसे 10 लाख के डिबेंचर थे, 5 लाख कन्वर्टेबल होंगे, 5 लाख कन्वर्टेबल नहीं होंगे, ये सीधा पे ऑफ होंगे। ऐसा भी होता है। एंड इट इज डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ सच डिबेंचर्स। फिर आया नॉन कन्वर्टेबल, ये तो कन्वर्ट होंगे ही नहीं, इनको तो क्या करना है आपको, की जो वैल्यू उसी पर वापस करना पड़ेगा। कूपन रेट अभी बताया था आपको, जीरो कूपन रेट या डीप डिस्काउंट, क्या बोलते हैं इनको? बॉन्ड बोलते हैं। दूसरा क्या? स्पेसिफिक रेट, इनको क्या बोलते हैं? डिबेंचर बोलते हैं। ऐसा बोली। रजिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, रजिस्टर्ड डिबेंचर्स और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स। अनरजिस्टर्ड डिबेंचर को बेयरर डिबेंचर भी बोलते हैं। तो ये जो सिनोनिम्स है ना, नेक्ड किसको बोलते हैं, मॉर्गेज किसको बोलते हैं, परपेचुअल किसको बोलते हैं, बेयरर किसको बोलते हैं, डीप डिस्काउंट, जीरो कूपन, ये आपको ध्यान रहने चाहिए। यही है वो डार्क एरिया जो एग्जामिनर हिट करता है।
ठीक है जी, थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ मैं आपसे। और आगे चलें जरा, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होते हैं सिक्योर डिबेंचर्स। यहाँ आ जाइए, अब क्या होता है, वो डिबेंचर विच आर सिक्योर्ड बाय वे ऑफ अ चार्ज, उनको बोला जाता है क्या, ये जिनके अगेंस्ट कोई चार्ज क्रिएट किया जाएगा, उनको बोलते हैं हम क्या, सिक्योर डिबेंचर है। चार्ज क्या होता है, ये रहा चार्ज। ठीक है जी, चलो, मान लिया आपने 50 करोड़ रुपए का डिबेंचर इशू कर दिया या 100 करोड़ के डिबेंचर इशू कर दिया, ठीक। जब आपने डिबेंचर को इशू किया तो आपने डिबेंचर के अगेंस्ट क्या कर दिया, अपनी 50 करोड़ की मशीनरी, 50 करोड़ का आपने लैंड, उसको क्या कर दिया, मॉर्टगेज कर दिया। तो ये जो स्पेसिफिक लैंड, ये जो स्पेसिफिक प्लांट मैं मॉर्टगेज कर रहा हूँ, इसे बोलते हैं फिक्स्ड चार्ज। चार्ज का मतलब है मॉर्टगेज होना। तो डेफिनेशन क्या कहती है, चार्ज मीन्स सिक्योरिंग द लोन बाय मॉर्टगेजिंग स्पेसिफिक असेट्स टुवर्ड्स द लोन, उसे चार्ज बोला जाता है। तो ये चार्ज वे डिफरेंट है किससे, जो हमने फंडामेंटल में चार्ज पढ़ा था। तो जब भी कभी कंपनीज एक्ट में, जब भी कभी आपके पास बोर्ड के पेपर में चार्ज शब्द आ जाए, तो जब तक उसके आगे फंडामेंटल या पार्टनरशिप ना लिखा जाए, तब तक वो पार्टनरशिप वाला चार्ज नहीं है। वो चार्ज कौन सा वाला चार्ज है, ये डिवेंचर वाला चार्ज है, ये ध्यान रखना आप। और फिर जब आप ऑप्शन देखोगे तो दिख ही जाएगा आपको क्या कह रहा है। हाँ जी बेटा, कोलेट्रल होता है इन एडिशन टू अ प्राइमरी सिक्योरिटी, तब बोलते हैं कोलेट्रल मतलब सेकेंडरी। प्राइमरी तो चार्ज होगा, आपने बैंक से लोन लिया, जब आपने बैंक से लोन लिया तो आपने अपने 50 करोड़ के प्लांट को मॉर्टगेज कर दिया, वो है प्राइमरी सिक्योरिटी। बैंक कहता है जी नहीं नहीं नहीं, अभी भी कुछ मजा नहीं आया। हमने कहा चलो ठीक है, हम अपने डिबेंचर आपको इशू कर देते हैं एज अ कोलेट्रल सिक्योरिटी। कोलेट्रल मतलब सेकेंडरी इन एडिशन टू अ प्राइमरी सिक्योरिटी, इट इज नॉट नेसेसरली डिबेंचर। जैसे मान लो हमने अपनी जमीन को मॉर्टगेज कर दिया कि भाई 50 करोड़ की जमीन है, तो बैंक बोलता है कि क्या फायदा, अगर कभी रिसेशन आ गया तो जमीन के भाव तो गिर जाएंगे। हमने कहा चलो ऐसा करते हैं कि हम अपने एमआरएफ के जो शायर, अब एमआरएफ के जो शेयर्स हैं उन्हें भी प्लेज कर देते हैं, मॉर्टगेज कर देते हैं। वो तो कम नहीं होंगे, वो तो 1.25 लाख के करीब पे चल रहा है। ठीक है, प्राइमरी सिक्योरिटी चार्ज कहलाती है, और सेकेंडरी सिक्योरिटी को कोलेटरल बोला जाता है। ठीक है जी, कोलेटरल पढ़ेंगे ना, इशू ऑफ डिवेंचर एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ठीक है जी, क्या कर रहे हैं एक दूसरे के पर, कहाँ खीरा, हाँ, अच्छा, कहाँ गया आप, चलो अच्छा। It means if the company does not meet its obligation, lender can get his or her payment from the realization of mortgage assets, or in case of winding up of the company from its official liquidator. कंपनी अच्छी खासी चल रही थी, आपने लोन, लेकिन अचानक कंपनी बंद हो गई, वाइंड अप हो गई। तो जब कंपनी वाइंड अप हो गई तो आउट पार्ट थर्ड थर्ड पार्टी को पैसा देना पड़ेगा। आपकी एसेट्स क्या होंगे, रियलाइज होंगे डिसोल्यूशन में। तो जब वो एसेट्स रियलाइज होगी, तो जो एसेट्स मॉर्टगेज हो रखी है, उसके बिकने का सारा पैसा किसको मिलेगा, लोन वाले को मिलेगा, जिसको आपने क्या कर रखा था, मॉर्टगेज कर रखा था। इसे चार्ज बोला जाता है। ये चार्ज दो तरह के होते हैं, एक होता है फिक्स्ड और एक होता है फ्लोटिंग चार्ज। फिक्स चार्ज मतलब ये एक्स प्लांट, वाई लैंड, जेड बिल्डिंग, ये हमारे लोन के अगेंस्ट क्या है, मॉर्टगेज है। ठीक है जी, अब इससे क्या नुकसान होता है, मान लो आपने, आपकी जो इंदौर में प्रॉपर्टी थी 200 करोड़ की, वो मॉर्टगेज कर दी। अब आपकी इंदौर की जो प्रॉपर्टी है, अगर आप उसमें व्हाइट वॉश भी करवाएंगे ना, तो बैंक से पूछ के करवाएंगे। उसमें रिपेयर करना होगा, प्लम्बिंग करना होगा, मॉर्टगेज का ये तो नुकसान होता है। मॉर्टगेज वाली प्रॉपर्टी को बिना बैंक की परमिशन के आप बेच नहीं सकते हो, मतलब वो पार्टी जिसने, जिसके अगेंस्ट लोन ले रखा था, वो नहीं कर सकते हो। सफाई करनी हो, सफेदी करनी हो, कुछ भी काम करना हो, नहीं कर सकते। और उसे कहीं दोबारा भी मॉर्टगेज नहीं कर सकते। उसको बेचने की तो सोच ही मत, भूल ही जाइए, आप नहीं कर सकते। जैसे मान लिया आपने एक गाड़ी क्या कर रखी है, किसी बैंक से लोन पे ले रखी है। अब अगर गाड़ी को आप बेचना चाहेंगे तो नहीं बेच सकते, आपको पहले बैंक से एनओसी लेनी पड़ेगी। ठीक है, वो दूसरा वाला बंदा लोन लेगा, पुराने बैंक का लोन चुकाया जाएगा, फिर लोन क्लियर होने के बाद तब जाके आपको मिलेगा, मतलब बहुत झंझट होते हैं। ये परेशानी होती है फिक्स चार्ज के अंदर। ठीक है जी, अच्छा, समझदार कंपनियां क्या करती हैं, वो कहती हैं कि 200 करोड़ की स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं, हमारे बिजनेस की, अभी मैं आज सुबह एक आर्टिकल पढ़ रहा था, नोएडा के टॉप रिचेस्ट पर्सन, तो सबसे अमीर आदमी जो नोएडा का है, उसकी प्रॉपर्टी है 7,800 करोड़ रुपए की। दूसरे नंबर का जो अमीर आदमी है, उसकी प्रॉपर्टी है 5,600 करोड़ रुपए की, इंडिया मार्ट का मालिक। इंडिया मार्ट के जो मालिक है वो नोएडा में रहते हैं, 93 की तरफ। उनका छोटा भाई है जिसकी प्रॉपर्टी 3,700 करोड़ की है। दोनों भाइयों की प्रॉपर्टी 9,200 करोड़ की है। नोएडा के रिचेस्ट पर्सन, नोएडा का सेकंड रिचेस्ट पर्सन और फोर्थ रिचेस्ट पर्सन, भाई हैं दोनों। दोनों की प्रॉपर्टी मिल जाए तो 9,200 करोड़ की होती है।
बहुत सारे। सब के सब कौन है? ऑन्टरप्रेन्योर है सारे के सारे। कोई भी ऐसा नहीं जिसने कि ट्रेडिशनल बिजनेस से कमाई करी हो। पॉलिसी बाजार वाला, बिग बास्केट वाला, टेक वाले हैं। उनमें से एक है जो को वर्किंग स्पेस प्रोवाइड करता है। को वर्किंग स्पेस जानते हैं किसे कहते हैं? बड़े बड़े बिल्डिंगें होती हैं, उनमें मान लो एक पूरा फ्लोर आपने ले लिया किराए पे, को वर्किंग स्पेस उसका एक मॉडर्न नाम है। और जो ऑफिस स्पेस होता है ना, वो वाला। ठीक है। ये ऐसा होता है कि एक बड़ा, जैसे मान लो ये हॉल है पूरा का पूरा, इसमें मैंने क्या कर दिया, अलग अलग वर्क स्टेशन बना दिए। एक दो तीन चार, चार वर्क स्टेशन एक स्टार्टअप वाले ने ले लिए, अगले वाले पांच किसी दूसरे स्टार्टअप ने ले लिए, ऐसा करके होता है। उसमें कैंटीन होती है, वाईफाई होता है, इंटरनेट होता है, फोटोकॉपी की मशीन, डॉर्मेट्री वगैरह सब कुछ उसको प्रोवाइड करते हैं, वैसा करके। वो उस बंदे को, वो बंदा 8वें नंबर पे था, उसकी प्रॉपर्टी 2,800 करोड़ की, ऐसा करके था। एनीवे यहाँ देखिए, अब वो 5,700 करोड़ वाला बंदा जो है, वो क्या करता है, 200 करोड़ का लोन लेता है, 200 करोड़ के डिबेंचर इशू करता है। वो कहता है कि भाई मेरी जो प्रॉपर्टी है, किसी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को मार्क मत करो, मैं लिख के दे रहा हूँ कि आपने देखे तो, कि जब भी अगर मॉर्गेज होगा या मैं डिफॉल्टर कहूंगा, तो जितनी भी मेरी अवेलेबल प्रॉपर्टी उसमें से कोई भी 200 करोड़ की आप क्या कर देना, ऑक्शन कर देना। फ्लोटिंग चार्ज कहलाता है ये। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने किसी एक स्पेसिफिक एसेट्स को रेस्ट्रिक्ट होने से बचा लिया। क्या लिखा है? इट इज अ चार्ज विच इज नॉट क्रिएटेड ऑन एनी स्पेसिफिक एसेट्स, क्रिएटेड ऑन ऑल एसेट्स, उनको छोड़कर जो ऑलरेडी मॉर्गेज है। ये कहा जाता है फ्लोटिंग चार्ज। इन अदर वर्ड्स, फ्लोटिंग चार्ज इन्वॉल्व्स ऑल एसेट्स excluding those are assigned to the secured creditor. A floating charge holder has a preference over an unsecured creditor for settling his or her claims in the event of winding up of a company. तो चार्ज का मतलब समझ में आया? तो ऐसी कोई भी सिक्योरिटी विच इज सिक्योर्ड बाय वे ऑफ अ चार्ज, उन्हें बोला जाता है क्या? सिक्योर्ड डिवेंचर। और जिनमें कोई चार्ज नहीं लगा हुआ, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग? अनसिक्योर्ड डिवेंचर्स बोलते हैं। ठीक है, क्या लिखा है? डू नॉट हैव अ स्पेसिफिक चार्ज ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी। ठीक है। अच्छा, एक और चीज जरा देखना है यहाँ पर, ये रहा। फ्लोटिंग चार्ज में बी क्रिएटेड ऑन दीज डिवेंचर्स बाय डिफॉल्ट। नॉर्मली दीज काइंड ऑफ डिवेंचर्स इशू इंडिया में नहीं होते। हमारे देश में कौन से डिवेंचर इशू होते हैं? सिर्फ सिक्योर डिवेंचर हमारे देश में नहीं इशू करते। वो ये जो है ना, दीज काइंड ऑफ डिवेंचर्स आर नॉट इशू। कानून के अंदर प्रोविजन है, कर सकते हैं, लेकिन लोग नहीं। अच्छा एक बात बताइए, कोई व्यक्ति बिना सिक्योरिटी के लोन क्यों दे देगा किसी को? क्यों करेगा? ठीक। हिंदी फिल्मों में देखा होगा ना, एक आदमी कहता है मुझे 10 करोड़ का लोन चाहिए, कहता है चल अपना बंगला गिरवी रख ले, तो बंगला मॉर्टगेज कर देता है। ऐसा होता है। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ टेन्योर, टेन्योर मतलब होता है टाइम पीरियड, मतलब कब से कब तक। ये रिडीमेबल डिबेंचर वो होते हैं विच आर पेबल ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ स्पेसिफिक पीरियड। या तो लमसम में होगा या इंस्टॉलमेंट में होगा, ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ अ कंपनी। सच डिबेंचर कैन बी रिडीम्ड इधर एट पार और एट अ प्रीमियम। इनका रिडम्पशन, रिडम्पशन मतलब रिपेमेंट, पार पे हो सकते हैं, प्रीमियम। देखो बेटा समझना, इशू पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है, डिस्काउंट पे हो सकता है, लेकिन रिडम्पशन सिर्फ पार और प्रीमियम पे होगा। डिस्काउंट पे क्यों नहीं होगा? जब मैं वो पढ़ाऊंगा ना आपको, इश्यू डिवेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, तब बताऊंगा उसके बारे में, है ना। और चलते हैं आगे। इरिडीमेबल डिवेंचर्स क्या होते हैं? दे आर नोन एज परपीचुअल डिवेंचर्स। वो डिवेंचर कभी खत्म ही नहीं होंगे, क्योंकि वो लाइफ टाइम चलेंगे। ठीक है। और दीज डिवेंचर्स आर रिपेबल ऑन वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी, नॉट ऑन द एक्सपायरी ऑफ, और ऑन द एक्सपायरी ऑफ अ लॉन्ग, 20 साल 25 साल के बाद उन्हें बोला जाता है इरिडीमेबल डिवेंचर। कन्वर्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जिन डिवेंचर को आप किसी नए डिवेंचर में या नई सिक्योरिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? कन्वर्टेबल। दीज डिवेंचर या तो फुली कन्वर्टेबल होते हैं या पार्टली कन्वर्टेबल होते हैं। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर जिनको कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है जी, उन्हें क्या बोलते हैं? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। ज्यादातर डिवेंचर इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं, मतलब हमारे देश में जो डिवेंचर इशू होंगे, इसी कैटेगरी में डिवेंचर इशू होते हैं। अब आ जाइए दूसरा पार्ट, कूपन रेट पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स, स्पेसिफिक कूपन रेट डिवेंचर्स, उन्हें वो डिवेंचर जो इशू करे जाते हैं विद स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ, उन्हें क्या बोलते हैं? डिवेंचर बोले। डिवेंचर असल में वही है, और क्या बोला जाता है उनको? स्पेसिफिक कूपन रेट के साथ। ये जो कूपन रेट होता है, फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट, ये फिक्स भी हो सकता है, फ्लोटिंग भी हो सकता है। जैसे मान लिया 10%, 12%, 8% ये होता है। लेकिन कई बार क्या होता है, इनका इंटरेस्ट रेट फ्लोटिंग होता है। अब जो फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, वो पता है किसके साथ अटैच होता है? मार्केट रेट, बैंक रेट होता है ना जो, आपने देखा होगा ना, आरबीआई जब एसएलआर या सीआरआर अप एंड डाउन करती है, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ और घट जाता है। ठीक है, ऐसा होता है ना। तो वो इंटरेस्ट रेट, अब जैसे मैंने होम लोन लिया था, मैंने बैंक वाले को बोला कि मुझे फिक्स रेट पे दे दीजिए। मैंने जब लोन लिया 3 साल पहले, 6.05 पे लिया था,
आज वो 9.05 हो गया है। 3.3% ज्यादा देना पड़ रहा है। मैंने कहा था तुम, जनरली पहले जब होता था कि जैसे 6% रेट चल रहा है ना, तो आप 8% पे ले लीजिए, 2% बढ़ा के दे देते थे, फिक्स कर देते थे उसको। मैंने कहा फिक्स कर दो। अरे सर क्यों फिक्स करा रहे हो, 2% ज्यादा देना पड़ेगा। मैंने कर दो फिक्स तुम। लेकिन नहीं करा उन्होंने। उनके हेडक्वार्टर से मना हो गया, नहीं देना, लेना है तो लोन ले लो, फ्लोटिंग में लो। फ्लोटिंग में तो कस्टमर का नुकसान होता है। तो फ्लोटिंग रेट किसके साथ टैग होता है? बैंक रेट के साथ टैग होता है। अगर बैंक रेट बढ़ गया तो डिवेंचर में इंटरेस्ट ज्यादा देना पड़ेगा, बैंक रेट घट गया तो कम देना पड़ेगा। तो सरकारी बैंक वाले तो ऑनेस्टी बरतते हैं। प्राइवेट बैंक वाले रेट बढ़ाने समय तो बढ़ा देंगे, घटाते समय बढ़ाते हैं, घटाते ही एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है। ऐसा चलता है। जीरो कूपन रेट डिवेंचर बताया था मैंने अभी आपको। इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें डीप डिस्काउंट भी बोला जाता है, इन्हें जीरो कूपन रेट भी, इन्हें बॉन्ड भी बोला जाता है, ठीक है। और इन पर जो इंटरेस्ट होता है उसे क्या बोलते हैं? नोशनल इंटरेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। अच्छा जी। फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ रजिस्ट्रेशन, ऐसे डिवेंचर जिनकी लिस्ट, जिनका नाम, जिनका पता, जिनका मेल आईडी, जिनका व्हाट्सएप नंबर, मोबाइल नंबर कंपनी अपने पास रखती है रजिस्टर बना के, उन्हें कहा जाता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। ठीक है जी। रजिस्टर्ड डिवेंचर कहा जाता है। ठीक है। और ऐसे डिवेंचर जब बिकेंगे तो क्या होगा? प्रॉपर ट्रांसफर डीड से बिकता है। ऐसे नहीं होगा मन उठाए चल भाई मेरे डिवेंचर तू रख ले, ऐसा नहीं। इनका ट्रांसफर होगा बकायदा, कंपनी के रजिस्टर में नाम कटेगा, दूसरे बंदे का नाम चढ़ेगा, फोन नंबर चढ़ेगा, आईएफसी कोड चढ़ेगा, बैंक की डिटेल चढ़ेंगी। क्योंकि इंटरेस्ट क्या होगा? सीधा कस्टमर के, सीधा डिवेंचर होल्डर के अकाउंट में जाता है। कौन से? रजिस्टर्ड डिवेंचर्स। और बेरर डिवेंचर्स, बेरर डिवेंचर्स आइए देखें जरा, बेरर डिवेंचर्स क्या होते हैं। ये देखिए, आपको दिखेगा। ये कहाँ से आ गए? ये देखिए आप यहाँ पे, दिख रहा है आपको? सबसे ज्यादा स्पष्ट यही वाला है। हाँ, दिख रहा है। कोई पढ़ पा रहा है इसको? ये पढ़ पा रहा है कोई? क्या लिखा है? हाँ, ये पढ़ पा रहा है, देखो। है जी। इतना नजदीक से गांधी जी को हमने कभी कभी नहीं देखा। क्या लिखा है, पढ़ो जरा, क्या लिखा है? आई प्रॉमिस टू पे व्हाट? बेरर, बेरर, बेरर शब्द आया है अभी। बेरर द सम ऑफ 500 रुपीज। ठीक है जी। सम ऑफ 500। तो हुआ क्या? डॉक्टर भल्ला एक दिन ना रिस्का में जा रहे थे, रिस्का में, रिस्का में, भली मार्केट में थे। जैसी अपनी रिस्का से उतरी, रिक्शा से उतरी, तो क्या हुआ? एक ना 500 का नोट उड़ता हुआ दिखा। उससे पहले ये उसे पकड़ती, रिक्शा वाले ने पकड़ लिया। मैंने कहा ये मेरा नोट है। अरे ऐसे कैसे मैडम, तुम्हारा नोट है। इसके हाथ में है ये। मैंने कहा तेरे हाथ में है, तो नोट किसका हुआ? तेरे, तेरा नहीं मेरा हुआ। अरे ऐसे कैसे कह सकती हो? तो रिक्शा वाला ना 12th पास था, उसने इशू ऑफ डिवेंचर पढ़ा हुआ था। उसने कहा इधर आओ, पढ़ो क्या लिखा है। आई प्रोमिस टू पे द बेरर। मैडम बताओ बेरर का मतलब क्या होता है? बेरर मतलब हु इज बेयरिंग इट, हु इज बेयरिंग इट? रिक्शा वाले तुम बेयरिंग, आई एम बेयरिंग इट। तो किसका नोट हुआ ये? मेरा नोट हुआ। तो समझिए मतलब, ये जो नोट होते हैं, ये होते हैं बेरर इंस्ट्रूमेंट। बेरर इंस्ट्रूमेंट मतलब जिसके हाथ में, वो उसका मालिक। सोचो, अगर, शायद आपको मालूम नहीं है, इंडियन पोस्टल डिपार्टमेंट जो है ना, आपके नाम की स्टैम्प छाप सकता है। जैसे मान लो भाई की जब शादी हुई थी, तो इनके फेरों वाले जो नोट, उससे भी पोस्टेज से बना सकते हैं। आई कैन टेल यू, इट इज द बेस्ट गिफ्ट टू अ पर्सन। लड़का लड़की की फोटो की क्या बना दीजिए आप, इंडियन पोस्टल स्टैम्प जो होते हैं ना, नहीं पता, डाक टिकट छपते हैं, वो ऑर्डर दे के छपते हैं, आराम से छपते हैं। उनको एक पोस्टल स्टैम्प का सेट दे दो, ठीक है, इनकी शादी के रिसेप्शन में। लेकिन वो बताना पड़ता है पहले, होते हैं ना प्री वेड शूट होते हैं, तो एक फोटो उठा लो उनकी, है ना। हाँ, ठीक है। लड़के, इसने ऐसे उठा रखा, लड़की आसमान में चांद पकड़ रही है, ऐसे वाला फोटो। ठीक है। और क्या बना लो उसका? पोस्टल स्टैम्प बना लो और गिफ्ट कर दो इनको। ऐसे आर्मी ऑफिसर की जब शादी होती है, तो उसकी यूनिट जो होती है ना, उसको चांदी की प्लेट देती है। इतनी बड़ी प्लेट देती है। उस पर इनकार्विंग होती है, उनकी यूनिट का नाम, उनकी इन्फेंट्री का, उनकी बटालियन का नाम। और एक बहुत सुंदर से मखमल के डब्बे में सलेट के। और एक कैप्टन रैंक का या मेजर रैंक का ऑफिसर आता है उनकी शादी में, जो उनकी बटालियन को रिप्रेजेंट करता है, और शादी के टाइम पे उसको गिफ्ट देता है। ऑफिसर्स के लिए, जवानों में नहीं करते, ऑफिस में, बिल्कुल प्योर चांदी की।
करीब करीब वो मेरे ख्याल से आधा किलो या 1 किलो का तो होता है वो, चांदी की थाली, वो गिफ्ट करी जाती है। ठीक है। इनको क्या गिफ्ट किया जाएगा? डाक टिकट। ठीक है, इंडियन होते हैं ना, जब बड़ी बड़ी मशहूर हस्तियां होती हैं उनके नाम पे पोस्टल स्टैम्प बनते हैं, इनके नाम पे बना देंगे, ऐसे करके। तो बेरर का मतलब क्या हुआ? होल्डर। मतलब यह रजिस्ट्रेशन की जरूरत। बताओ क्या किया? अब मान लो हमने क्या किया, आरबीआई से रिक्वेस्ट करके यहाँ लिख दिया, आई प्रॉमिस टू पे शौर्य सिंह सम ऑफ ₹500। मतलब ये नोट अब किसके नाम पे चलेगा? शौर्य सिंह के नाम पे चलेगा। पर सर, पूरा नाम क्या है तुम्हारा? शौर्य सिंह के नाम पे चलेगा। ठीक है। ठीक है। और ऐसे नोट, वो दूसरा शौर्य सिंह झपट्टा मार के ले गया, वो बैठा हुआ है। शादी में नोट लूटने वाले होते हैं, फिर मैं भी तो शौर्य हूँ, ले गया लूट के। अब क्या करेंगे? आरबीआई यहाँ पर इस जगह पे इनकी फोटो चिपका देगी। अब लूटो, किसे लूटते हो तुम? कौन सी वाली फोटो? शेरे वाली फोटो, ऐसे। एनीवे, मजाक मजाक किनारे करते हैं। ये बेरर डिबेंचर्स होते हैं। क्या होते हैं बेरर डिबेंचर्स? बेरर डिबेंचर्स कौन से? डिबेंचर जिसके हाथ में वही मालिक। इनके ट्रांसफर के लिए आपको क्या करना पड़ता है? वो डीड नहीं बनानी पड़ती। ठीक है जी। बेरर डिबेंचर्स आर डिबेंचर विच कैन बी ट्रांसफर्ड बाय वे ऑफ डिलीवरी। द कंपनी डज नॉट कीप एनी रिकॉर्ड ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर इज पेड टू अ पर्सन हु प्रोड्यूसेस द इंटरेस्ट कूपन। मतलब एक वैलिड डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर दे कि भाई हाँ, ये डिबेंचर मेरे पास है, इंटरेस्ट मुझे मिलेगा। लेकिन ऊपर वाले में क्या होता है? ऊपर वाले में क्या होता है? जिसका नाम कंपनी के रजिस्टर में होगा, जिसका बैंक अकाउंट कंपनी के रजिस्टर में होगा, उसको मिलेगा। ठीक है। मैं एग्जांपल देता हूँ। पहाड़ों में ना, हिल्स में जो जमीन होती है वो क्या होती है? ऐसी पथरीली जमीन होती है, क्या फर्क पड़ता है, किसी के पास ओनरशिप नहीं होती है। तो बाप दादा ने क्या करा होगा कि कोई जमीन खरीद ली, कुछ खरीद ली, और जो आ, होती है खाता खुतवानी कहते हैं, मतलब गवर्नमेंट रेवेन्यू रजिस्टर्स होते हैं, उसमें नाम नहीं बदलवाया होता। नाम नहीं बदलवाते उसमें, कि भाई प्रॉपर्टी बेच दी सस्ता, 1000 2000 5000 में खेत बेच दिया। ठीक है, आधा पहाड़ बेच दिया, ऐसे कर दिया, पुरखों का पहाड़ बेच दिया उसको। लेकिन जो गवर्नमेंट रेवेन्यू रजिस्टर थे उनमें नाम नहीं बदलवाया। ठीक है जी। आइडियली आपको क्या करना चाहिए? प्रॉपर्टी खरीदेंगे तो रजिस्ट्री में अपना नाम वाम बदलवा के, शहरों में तो होता है, गाँव वाँव में नहीं होता, हिल्स में कौन करता है? प्लेन के गाँव में तो हो जाता है। अब हुआ क्या कि पहाड़ में से सड़क कटी। सड़क कटी तो उनकी प्रॉपर्टी क्या हो गई? सड़क के काबू में आ गई। और सरकार क्या कहती है, जो प्लेन्स का रोड रेट होता है, जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी का जो रेट प्लेन्स में होता है, वही रेट पे पहाड़ों में कंपनसेशन दे देती है। 2 गाड़ी की जमीन, करोड़ों का कंपनसेशन। अब कंपनसेशन किसे मिलेगा भाई? जिसके नाम पे क्या थी प्रॉपर्टी। पता चला परदादा के टाइम पे प्रॉपर्टी बिक गई थी वो, लेकिन पुराने परदादा जी ने उसे अपने नाम पे नहीं कराया। क्लेम किसको मिला? जिनके पास प्रॉपर्टी आज उनको नहीं मिला, जिनका नाम रेवेन्यू रजिस्टर में था उनको प्रॉपर्टी का क्लेम मिल गया, वो बन गए करोड़पति। और जो असली मालिक से बेचारे कोर्ट के चक्कर काट में। और पुराने जमाने में तो क्या होता है, कागज के टुकड़े पे लिख दिया कि मैंने खेत बेच दिया, 2 गवाहों के साइन करा दिए, गवाह भी मर चुके हैं, दादा भी मर चुके हैं, कागज का टुकड़ा भी गायब हो गया। अब प्रॉपर्टी किसके पास जाएगी? तो ये होता है किसका? ये वाला, ये कौन सा डिवेंचर है? ये रजिस्टर्ड डिवेंचर। और ये बेयर डिवेंचर्स। काम खत्म। चलिए, अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की तरफ। बिफोर आई गो फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आइए एक और फ्लो चार्ट आपका इंतजार कर रहे हैं। एक और फ्लो चार्ट, तब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की शुरुआत करेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां लिख रहा हूं मैं क्या? इश्यू ऑफ डिवेंचर्स। इश्यू ऑफ डिवेंचर्स फॉर कैश। फॉर कैश में क्या होगा? एट पार पे इशू होंगे ये, एट प्रीमियम पे इशू होंगे ये, और एट डिस्काउंट पे इशू होंगे, ऐसे। फॉर कैश में। ठीक है। और फिर एक और कैटेगरी बनती है हमारी क्या?
इशू डिबेंचर्स फॉर कैश फ्रॉम रिडम्शन पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू, रिडम्शन पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे होगा जरा देखिए। फेस वैल्यू ₹100, ठीक है जी। इशूड इशूड एट पार, एट प्रीमियम, एट डिस्काउंट, ठीक है जी। और यहां पर रिडीमेबल, रिडीमेबल एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ऐसे करके यहां पर भी रिडीमेबल एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। फिर यहां चलते हैं, ये भी सॉरी, इसको भी हम लोग रिडीमेबल एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। अब एक चीज ध्यान रखना, इस फ्लो चार्ट में ये जो पॉसिबिलिटी है ना, ये वाली पॉसिबिलिटी नहीं होती है, ये भी नहीं होती है और ये भी नहीं होती है। आगे बताऊंगा क्यों नहीं होती, लेकिन नोट करके क्रॉस मार देना उस पर, ऐसा करके। एक तो फ्लो चार्ट ये वाला बन गया, ठीक है, ऐसे वाला, और ये वाला ऐसे। अब आगे चलें जरा। इशूड फॉर कैश, कैश में इशू हो रहे, उसके बाद होता है क्या, इशूड ऑफ डिबेंचर्स फॉर कंसिडरेशन, कंसिडरेशन अदर देन कैश, कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये कैसे होगा, दो तरह से इशू होगा। फॉर एक्वायरिंग एसेट, एसेट एक्वायर करना है। और ये क्या होगा, फॉर एक्वायरिंग, फॉर एक्वायरिंग बिजनेस, बिजनेस एक्वायर करना। ये भी जो है और ये भी, ये दोनों किस पे होता है, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ये भी किस पे होगा, एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट, ठीक है जी। कंसिडरेशन अदर देन कैश, ये जो बनता है आपका वाला, ये इशू ऑफ डिबेंचर्स एज अ कोलेटरल, कोलेटरल सिक्योरिटी, बोलिए। ये वाला, ये रिडीमेबल, 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 ये भी वही वाला है, रिडीमेबल,
डीमेबल, रिडीमेबल, ये भी आपका क्या है, रिडीमेबल है, रिडीमेबल। तीन तरह से पॉसिबिलिटी रिडीमेबल होती है ऐसे। एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी, एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। विदाउट जर्नल एंट्री, विदाउट जर्नल एंट्री, और ये बनती है क्या, विद जर्नल एंट्री, विद जर्नल एंट्री, ऐसे बनता है एज ए कोलेटरल सिक्योरिटी। ये जो है कोलेटरल की फुल, कोलेटरल देखिए इस तरह से लिखा जाएगा, कोलेटरल, ऐसे कोलेटरल सिक्योरिटी। ऐसे करके। और फिर एक और कैटेगरी बनती है आपकी, इश्यू ऑफ डिबेंचर्स टू प्रोमोटर्स, प्रोमोटर्स को। और फिर एक और कैटेगरी बना सकते हैं आप क्या, टू अंडर राइटर्स, प्रोमोटर्स को और किसको, अंडर राइटर्स को, ऐसे करके, ठीक है जी। और उसके बाद हमने बोला था आपसे, और हम क्या पढ़ते हैं फिर उसके बाद, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स, ये हम अलग से पढ़ते हैं। ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है जिसको हम करेंगे अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज्यादा जो टाइम लगता है वो इसमें लगता है। ये सब अभी मजाक है, ये सब मजाक है, ये मजाक है, वो मजाक है, सब मजाक है, बाकी जो टाइम लगता है इस पे लगता है बस, है ना। तो हम इससे शुरुआत करेंगे फॉर कैश वाले से। ठीक है, बन गया फ्लो चार्ट सभी का। अच्छा एक चीज और है, देखो जरा, ये जो फ्लो चार्ट आपको दिखा रहा हूँ ना अभी मैं, ये वाला, ये यहाँ भी है, देखो ये रहा। नहीं नहीं, ये उसका छोटा पार्ट है, कौन सा, इशू ऑफ डिबेंचर्स, इसको थोड़ा ठीक करें जरा, इशू ऑफ डिबेंचर्स है, इशू ऑफ डिबेंचर्स। मैं बताऊंगा ना, तुमने अभी हमारे स्कूल का पेपर नहीं देखा ना, अब तुम्हें पता चलेगा कि क्या क्या आता है। देख लिया, हाँ मैं दिखाऊंगा तुम्हें। चलो यहाँ देखते हैं। हाँ, हाँ ये फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट देख लीजिए जरा। अरे मैं दिखाऊंगा तुम्हें, रुक तो जाना भी है। चलो, हो गया, ये फ्लो चार्ट देख लिया। इसी फ्लो चार्ट के हिसाब से हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे अब आगे, बोलो। अरे क्या बात कर रहे हैं, प्रमोटर जो है वो माँ बाप है, अंडरराइटर हम जैसे लोग होते हैं जो तुम्हें खतरों से बचाते हैं। अंडरराइटर, मतलब टू बी वेरी फ्रेंक, अंडरराइटर कैन नॉट बी बाप। प्रमोटर कौन है, जो कंपनी के आइडिया को प्रमोट कर रहे हैं, जिनका ब्रेन है कंपनी को स्टार्ट करने में, जन्मदाता कंपनी के। अंडरराइटर कौन है, शेयर इशू कर रहे हैं, शेयर का मिनिमम सब्सक्रिप्शन पूरा हो जाए, उसके लिए क्या करते हैं, सबको पता है बेटा, सबको पता है। ठीक है, हम सब वहीं से निकले हैं, चिंता ना करो। नहीं नहीं, हाँ ठीक, कोई बात नहीं। चलो देखिए, ठीक है जी, चलें अब इसको देखते हैं, एक एक करके करना शुरू करते हैं। इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फॉर कैश ऑर्डिनरी पॉइंट ऑफ व्यू से। आइए देखिए ये वर्कशीट, ये आ गया, एक्स लिमिटेड। अभी 4 साल, 4 बैच पहले था, मैं हर क्वेश्चन लिखता हूँ ना, एक्स लिमिटेड इशूड, एक्स लिमिटेड इशूड। एक बच्चा पता क्या बोलता है, एक दिन मेरे से बिल्कुल अकेले में आके बोलता, पर सर अपना हर क्वेश्चन में एक्स एक्स मत लिखा करो। मैंने कहा क्यों, बस याद आ जाती है। मैंने कहा ठीक है भाई। फिर मैंने उस बैच में एक्स नहीं लिखा, वाई क्यू पी यू आर कुछ भी लिखता चला गया, बिकॉज आई हैव टू ऑनर द सेंटिमेंट्स ऑफ द बॉय। अरे सर बिल्कुल, मतलब मन उस दिन पढ़ने का मन नहीं करता जिस दिन आप एक्स एक्स बोलते हो क्वेश्चन में। अरे चला ठीक है, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000। अभी अभी सब कुछ है उनका, चल रहा है। हाँ नहीं नहीं ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे डिवोर्स थोड़ी हुआ उसका जो एक्स बोलेगा।
आइए देखिए, एक्स लिमिटेड इशूड। चलिए काम की बात करते हैं, कैसे खुश हो रहे हैं छिछोरे लोग पीछे बैठ के। यहाँ देखिए, एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट पार एंड ऑल द मनी वाज टाइमली रिसीव्ड। आपको क्या करनी है, जनरल एंट्री मैंने लिखना है, जनरल एंट्री लिखना, वो नहीं लिखा मैंने, जनरल एंट्री ऑब्वियसली लिखनी है। चलो करते हैं इस क्वेश्चन को। हो गया? अरे शाबाश, करिए, करो, एंट्री करो इसकी। ठीक है, बोलो हमको क्या पता, हमें तो आती नहीं। कोई लिखवाएगा इसकी एंट्री? ये तो कर ही सकते हैं ना हम। हाँ ऑफ कोर्स, मैं कभी दिखाता हूँ कितनी आसान है। इट्स टू इजी। क्वेश्चन वन, पहली एंट्री, बैंक, बैंक्स अकाउंट डेबिट 10,000 डिबेंचर्स, 100 रुपये का एक डिबेंचर, कितना हो गया, 1 लाख। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, 10,000 है, 1,000 है, कितना है? तो लमसम ही तो है सारे अभी। जब तक बाइफरकेशन हो तब तक लमसम ही करना है। क्या बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। अब कुछ चतुर बच्चे बोलते हैं कि सर आपने सिर्फ एप्लीकेशन क्यों नहीं लिखा, तो मैंने आपको शेयर के टाइम में बताया था, एप्लीकेशन के बाद अगर अलॉटमेंट ना हो तो शेयर शेयर नहीं रहते, डिबेंचर डिबेंचर नहीं होते हैं। अलॉटमेंट इज एन एसेंशियल कंडीशन, इसीलिए डिबेंचर एप्लीकेशन और अलॉटमेंट लिखा जाता है जब आप लमसम करते हैं। बोलो था, शेयर में क्या होता है, पहले क्या होगा, एप्लीकेशन मनी मिलेगी, बेटा सास बहुत पीटेगी, कौन धोएगा उसकी शर्ट को, तुम पीछे निशान बना रही हो। चल कर दे फिर, पहली एंट्री। ठीक है, दूसरी एंट्री, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, कितने से, 10 लाख से। टू, 10% डिबेंचर्स अकाउंट, कितने से, 10 लाख से। और क्या नरेशन बनेगी, 10,000, 10,000, 10% डिबेंचर्स वर इशूड या अलॉटेड, दैट्स डन, खत्म, हो गया। इशूड कर सकते हो या आप इसको अलॉटेड भी लिख सकते हो, इशूड या अलॉटेड, यू कैन राइट दिस। हो गया ये काम पूरा, ऐसे कर सकते हैं आप। हो गया, पहला केस हो गया, आसान था। ठीक है, ये लीजिए दूसरा केस, दूसरा केस करिए जरा, इसको क्या था, दूसरा केस करिए। थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर कमिंग, शाबाश। पढ़ाई मत करो, डिवेंचर बर्बाद कर रहे हो। दूसरा करो, केस करो, जल्दी करो, केस नंबर 2, फटाफट से करिए। जो शेयर्स में आपने किसी से पैसा मंगाया, एप्लीकेशन मिल गई, अलॉटमेंट मिल गई, फर्स्ट कॉल मिली, फाइनल कॉल नहीं मिली, आपने कहा जाओ तुम्हारे शेयर प्रॉफिट कर देते हैं। ठीक, मैंने क्या किया, मैंने भाई साहब से, मैंने इनसे लोन ले लिया, इन्होंने मुझे एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का दे दिया, फर्स्ट कॉल का दे दिया, कि मैं करूँ फाइनल कॉल दे दो, कहता नहीं देते, मैंने कहा जाओ तुम्हारा लोन फॉरफिट कर दिया। होगा पॉसिबल, लट लेके आ जाएंगे लोग, प्रॉफिट नहीं होगा। अंडरस्टैंड, लोन ले रहे हैं किसी से, कैसे हड़प कर जाओगे उससे कि तूने मुझे फाइनल इंस्टॉलमेंट नहीं दी। अरे एक आदमी ने बोला तुम्हें हम 1 लाख देंगे, 25-25 हजार की 4 इंस्टॉलमेंट देंगे, 75,000 वो दे गया, 25 हजार देने में आनाकानी कर रहा है, उसकी मर्जी ना दे, हम बोलेंगे जाओ तुम्हारे लोन फोरफिट हो गया। ऐसा थोड़ी होगा, तो फोर तो होता ही नहीं है, डिफॉल्टर होते ही नहीं है। तो क्वेश्चन तो चैप्टर ही 1/4 हो गया है, जो हमने इशू शेयर में पढ़ा था उसका 1/4 है, कुछ भी नहीं है, आसान है जी। हाँ तो नहीं दिए, भाई आपने डिवेंचर इशू करे और आपको फर्स्ट कॉल तक का पैसा मिल गया, तो इंटरेस्ट फर्स्ट कॉल तक दोगे आप, सीधी सी बात है। अगर भाई आपको 75,000 मिला ना लोन का, इंटरेस्ट 10% है, तो 75,000 का 10% इंटरेस्ट दोगे, जो पैसा आपको मिला ही नहीं उसमें इंटरेस्ट कैसे? अंडरस्टैंड, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये सुनो पीछे से, कई बार क्वेश्चन आता है, सुन लो,
कई बार क्वेश्चन आता है कि आपने 4 इंस्टॉलमेंट में 5-5 रुपए की 20 रुपए का डिबेंचर था, आपको 15 रुपए डिबेंचर के मिल गए, और 31 मार्च आ गई। 31 मार्च को आपको इंटरेस्ट देना है, कितने अमाउंट पे दोगे आप? 15 रुपए पे दोगे। 5-5 रुपए की तीन, 15 रुपए पे दोगे ना इंटरेस्ट। तो फाइनल कॉल का पैसा तो आपको मिला ही नहीं। तो पैसा आपको मिला ही नहीं, उसमें इंटरेस्ट कैसा? तो डिबेंचर के इंटरेस्ट में इस चीज का ध्यान रखना है कि भाई अलॉटमेंट के बाद इंटरेस्ट दे रहे हो, फर्स्ट कॉल के बाद इंटरेस्ट दे रहे हो, या फाइनल कॉल के बाद इंटरेस्ट दे रहे हो। पेड अमाउंट पे तो इंटरेस्ट देना ही नहीं है ना आपने। ऐसा चलता है क्वेश्चन। तो डिबेंचर इंटरेस्ट भी देखेंगे उसको। अब ये दूसरा क्वेश्चन हो गया सबसे, किसने कर लिया? नहीं करा किसी ने। बहुत चालाक लोग हैं, नहीं कर रहे हैं। आइए देखिए दूसरा नंबर। पहली एंट्री, बैंक डेबिट। कितने डिबेंचर्स है देखिए दूसरे नंबर पे। दीज आर 10,000 डिबेंचर्स, और 10,000 डिबेंचर्स इंटू 120, कितने से हो जाएगा ये? 12 लाख। टू, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, ये कितने से होगा बताइए? 12 लाख से ही होगा। क्या बोलेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, हो गया रिसीव्ड। नंबर 2, डिबेंचर, अब यहां ध्यान रखेंगे एप्लीकेशन एक सिमिलरिटी शेयर की तरह है। अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, दैट विल बी ऑफ 12 लाख। थोड़ा सा स्पेस देखिए। टू, 10% डिबेंचर अकाउंट, 10%। अब यहाँ क्या करेंगे आप? 10,000 इंटू, हमेशा फेस वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे, विच इज 100, ऐसे। दैट वैल्यू विल बी 10 लाख। और टू क्या लिखेंगे? सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, कितना? 10,000 इंटू 20, 2 लाख, ऐसे लिखेंगे। ये एट 120%, मतलब 100 का डिबेंचर 120 में इशू किया, और क्या लिखेंगे? 10,000, 10% डिबेंचर्स वर इशूड या अलॉटेड, दैट्स योर आंसर। ये जैसे हम शेयर का लमसम वाला क्वेश्चन करते थे ना, बिल्कुल वैसा होता है ये वाला पार्ट। 10% डिस्काउंट, एक भी डिस्काउंट वाला करके दिखाइए मुझे जरा। नंबर 3, नंबर 3 करिए। ये नंबर 2 लिख लिया सभी ने? नंबर 2 फाइन विद एवरीबॉडी। जो लोग ऑनलाइन बैठे हैं सीख पाए इसको? मुश्किल लग रहा है? मतलब तुमने यहीं से शेयर खराब कर दिया था। चलो कोई बात नहीं अब तो। हाँ, फोर्थ क्वेश्चन लीजिए। दिस इज थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ नहीं, थर्ड। थर्ड कर लिया? अच्छा, फिर तो बहुत ऊपर जाना पड़ेगा ना। चल एक करने दें इनको पहले। थर्ड कर लीजिए फटाफट से पहले। थर्ड नंबर क्वेश्चन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड करिए फटाफट से। ओके, फॉर्मेट नहीं बना रहे ना अभी भी? फटाफट से कर लीजिए, थर्ड कर लीजिए। थर्ड में आपसे बोला गया कि एक्स लिमिटेड इशूड 10,000, 10% डिवेंचर ऑफ 100 ईच, 10% डिस्काउंट, ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड। कोई मुश्किल नहीं था जी, बहुत ही आसान केस था ये। कैसे? सबसे पहला क्वेश्चन 3, पहली एंट्री, बैंक डेबिट। 10,000 डिवेंचर्स हैं, और 10% डिस्काउंट मतलब 90 रुपीज का मिलेगा। कितना पैसा मिलेगा आपको? 9 लाख रुपए मिलेगा। अच्छा, पैसा लेने वाली एंट्री में डिस्काउंट कभी नहीं लगाते हैं, मालूम है? प्रीमियम भी नहीं लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे? टू, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट, कितना? 9 लाख। और क्या लिखेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2 एंट्री, डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, 9 लाख से। टू, अच्छा सुनो, अभी क्या करना, ये जो टू है थोड़ा नीचे रखना, थोड़ा सा नीचे। टू,
टू 10% डिवेंचर अकाउंट, ये हमेशा 10,000 तो फेस वैल्यू से जाएगा। कितना हो जाएगा? 10 लाख। लेकिन ऊपर नीचे तो डिफरेंस आ गया। अब ये जो डिफरेंस है आपका, इसको किससे लिखेंगे? डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट डेबिट, जो कितने से होना है? 10,000 इंटू 10 से होना है। कितना हो जाएगा ये? 1 लाख। क्या नरेशन लिखी जाएगी? 10,000 10% डिवेंचर्स वर अलॉटेड। अब एक बात का ध्यान रखना, हमेशा जब भी डिस्काउंट का क्वेश्चन आ जाए तो ईयर एंड, अब ईयर एंड पे, ईयर एंड पे, हमेशा ईयर एंड पे जो भी ईयर एंड होगा उस पर आपको 3 नंबर एंट्री करनी है। क्या? स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट। अकाउंट मत लिखना इसमें। टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर अकाउंट। कितने का डिस्काउंट? 1 लाख रुपए का, 1 लाख का। और क्या नरेशन लिखी जाएगी? लिखी जाएगी डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ 10% डिवेंचर इज रिटर्न ऑफ। ऐसे करके लिखा जाएगा, ऐसे लिखा जाएगा। दिस इज हाउ यू विल डू दिस। ऐसे खत्म हो गया है। अरे भैया, अकाउंट तो कंपनीज एक्ट में यूज ही नहीं होता शब्द, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस यूज होता है। अकाउंट तो कहाँ यूज होता है? प्रॉफिट लॉस अकाउंट पार्टनरशिप में यूज होता है, सोल प्रोप्राइटर में होता है। यहाँ तो अकाउंट, कंपनीज एक्ट में तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट बनता ही नहीं है, वहां तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस बनता है। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अगर आप अकाउंट लिख देंगे तो फिर तो आपका टर्म ही गलत हो गया। दिस वॉज व्हाट? तीन। 3 नंबर कितने लोगों ने किया था इसको? शाबाश, बहुत बढ़िया। है ना? कर लिया था पीछे से? अच्छा ठीक है, लिख लिया सबने इसको? देख लीजिए, लिख लिया। आगे बढ़े। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स। एक्स लिमिटेड इशूड, क्या लिख रहे हैं यहाँ पर? क्वेश्चन पूरा कैसे? क्वेश्चन पूरा ऐसे है, क्वेश्चन पूरा इस तरह से। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 120%। ये क्वेश्चन है ऐसे। और यहाँ क्या शब्द दे रखा है? कॉल्ड अप दे रखा है। और कॉल्ड अप और पेड अप का मतलब मैंने आपको अच्छे से समझाया था। एक्स लिमिटेड इशूड 10,000 10% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एट 120%। इसे करिए आप। उसके बाद आपकी छुट्टी। सबसे पहले ले लीजिए बाइफरकेशन। बाइफरकेशन बताइए मुझे क्या क्या है? एप्लीकेशन कितना है? बाइफरकेशन जब हम कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन का, तो देखिए एप्लीकेशन कितना? 20। बताते जाइएगा मुझे, एप्लीकेशन कितने की है? 20 की। ठीक है, अलॉटमेंट कितने की है? 20 प्लस, नहीं 30 प्लस, क्योंकि कॉल्ड अप है ना। हाँ, 30 प्लस कितना हो जाएगा? 30 + 20। फर्स्ट कॉल कितने की है? 30। फाइनल कॉल कितने की है? ये 100 प्लस कितना था? 20 था, तो कितने का हो जाएगा? 20। ये बाइफरकेशन आ गया। अब क्वेश्चन कुछ है ही नहीं, क्या आसान है देखिए, कितना आसान है देखिए। पहली एंट्री, बैंक नंबर ऑफ डिवेंचर कितने हैं? 10,000 इंटू कितना करूंगा मैं? 20 से करूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 लाख। हाँ, 2 लाख ही तो होगा, 20 लाख थोड़ी होगा। टू डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट लिखेंगे अब यहाँ पर, अब अलॉटमेंट नहीं लिखेंगे। 2 लाख। क्या बोलेंगे? डिवेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। नंबर 2, डिवेंचर एप्लीकेशन अकाउंट
डेबिट 2 लाख से, और टू 10% डिबेंचर अकाउंट 2 लाख से। आसान हो गया। क्या लिखेंगे? डिबेंचर एप्लीकेशन, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड, हो चला ये। फिर नंबर 3, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। कितने डिबेंचर? 10,000 इंटू कितने से करना है भाई? 50 से, 5 लाख। अब तो याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा तो। टू टू 10% डिबेंचर अकाउंट, यहां हमेशा 10,000 इंटू फेस वैल्यू वाला कंपोनेंट जाएगा 30, दैट विल बी 3 लाख। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 10,000 इंटू 20, कितना जाएगा? 2 लाख जाएगा। और क्या नरेशन बनेगी? डिबेंचर अलॉटमेंट इज ड्यू। नंबर 3, नंबर 4 सॉरी, बैंक डेबिट टू। अच्छा, यहाँ डिफॉल्टर तो होता ही नहीं है डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। सबसे खास बात तो यही होती है। शेयर में तो दुनिया भर की परेशान है ना, डिफॉल्टर डिफॉल्टर। कितने रुपए से? 5 लाख। और कितने से? 5 लाख से। क्या लिख देंगे? डिबेंचर अलॉटमेंट रिसीव्ड। और नंबर 5, डिबेंचर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट, कितना? 10,000 इंटू कितना? 30, कितने से हो जाएगा? 3 लाख से हो जाएगा। और क्या लिखेंगे? टू डिबेंचर 10% डिबेंचर अकाउंट, कितने से? 3 लाख से। व्हाट नरेशन यू विल राइट? डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज, अरे फर्स्ट कॉल इज ड्यू। ठीक है, फर्स्ट कॉल ड्यू हो गया, है ना? कितने लोग यहां तक ठीक कर पाए थे? और लास्ट एंट्री, लास्ट क्या मतलब? थर्ड लास्ट एंट्री। ये कहाँ चला गया यार? अच्छा, ये देखिए, कौन सा नंबर एंट्री कर रहे हैं अब हम? 6 नंबर एंट्री। 6, बैंक डेबिट टू डिबेंचर फर्स्ट कॉल, व्हाट वाज द अमाउंट? 3 लाख। 3 लाख। क्या नरेशन बनेगी? डिबेंचर फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड, डिबेंचर फर्स्ट कॉल इज रिसीव्ड। और नंबर 7, डिबेंचर फाइनल कॉल डेबिट टू 10% डिबेंचर फाइनल कॉल, कितने की थी? 2 लाख की। 2 लाख की। ये 10,000 इंटू कितने से हो रहा है? 20 से हो रहा है। डिबेंचर फाइनल कॉल इज ड्यू। पैसा लेने की बारी है तो क्या कर दिया? बैंक डेबिट टू डिबेंचर फाइनल कॉल, कितना पैसा? 2 लाख। 2 लाख। व्हाट नरेशन? डिबेंचर फाइनल कॉल रिसीव। बताओ कितने लोगों ने करा ये क्वेश्चन? कूल, है ना? हो गया। दैट्स सो सिंपल। ठीक है, तो इतना ही करेंगे आज। अब जो, हाँ पिछला पेज, हाँ ये देखिए, इतना ही करना था बस, इतना करना था। अब जो बाकी के क्वेश्चंस है ना, वो इश्यू ऑफ डिबेंचर्स फ्रॉम रिडम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, एक आध प्रोराटा का क्वेश्चन कर लेंगे, उसमें बहुत आसान प्रोराटा होता, मुश्किल नहीं होता, वो कर लेंगे। और बस, दैट्स ऑल। ठीक है, थैंक्स फॉर टुडे। आज की क्लास बस यहीं तक।